नमस्कार प्यारे साथियों। मैं हिमांशु मित्तल आप सभी का तिलक एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोगों का प्री का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। 27 और 28 को जो एग्जाम था, तो आप सभी का एग्जाम काफ़ी अच्छा हुआ हो और आप सभी मेंस के लिए एलिजिबल हो जाए, ऐसी मैं आप लोगों से आशा करता हूँ। देखिए दोस्तों, प्री एक अपनी जगह पर है और मेंस एक अपनी जगह पर है। थोड़ा सा हम मेंस को किस तरीके से लेकर चलना है उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं, फिर हम अपने चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हमें अब मेंस की तैयारी करनी है और मेंस के अकॉर्डिंग ही हमें चीजों को पढ़ना है। तो दोस्तों देखिए, यदि मैं आप लोगों से मेंस की बात करूं तो मेंस में आप लोगों के जो सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, तो सब्जेक्ट आपके होंगे 60 क्वेश्चन और 120 मार्क्स के। ठीक है दोस्तों, जिसमें आप लोगों को सबसे अच्छा स्कोर करना है और यही आप लोगों का सिलेक्शन करवाएगा। देखिए, जीके में यदि आप लोगों से सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया तो एक जो एवरेज बच्चा है वो भी आंसर देगा और एक जिसने बहुत अच्छे से तैयारी की है वो भी आंसर दे जाएगा। और यदि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से घुमा के पूछ लिया जैसा पिछली एग्जाम में जो लास्ट रीट हुआ है उसमें किया था, तो ना एवरेज बच्चा दे पाएगा ना बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है वो दे पाएगा। लेकिन जिसने यहां पर सब्जेक्ट के अंदर जिसने मास्टरी की हुई है, हर एक चीज का, छोटी छोटी बातों का यदि उसे पता है तो वो गेम कर जाएगा और वो अपना सिलेक्शन ले जाएगा। मेरे साथ जो चीजें हुई हैं वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मेरा सब्जेक्ट ही ठीक था, सब्जेक्ट में ही मैंने अच्छा स्कोर किया है। जीके मुझे इतने अच्छे से नहीं आती थी, फर्स्ट टाइम तैयारी मैंने की थी, तो इतना अच्छे से मैं जीके प्रिपेयर नहीं कर पाया और सब्जेक्ट की वजह से ही मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो देखिए, सब्जेक्ट में आप लोगों को बहुत अच्छा करना है। दूसरा, सब्जेक्ट के टीचिंग मेथड भी आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ने, क्योंकि वो भी आप लोगों के 5 क्वेश्चन आते हैं। तो लगभग 10 नंबर के आपके टीचिंग मेथड हो गए एक सब्जेक्ट के और 10 नंबर के दूसरी सब्जेक्ट के टीचिंग मेथड हो गए। तो ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। इन सारी चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है और मेंस की तैयारी मेंस के अकॉर्डिंग कीजिएगा। क्योंकि जब आप लास्ट ईयर देखेंगे, देखिए मैं साइंस और मैथ की बात करूं तो हमारे पास 3 चीजें होंगी। एक तो बायोलॉजी, एक फिजिक्स और एक केमिस्ट्री। दोस्तों, यदि मैं आप लोगों को बताऊं कि बायोलॉजी के अंदर लास्ट ईयर जो पेपर था वो 12th लेवल था। पूरा 10 क्वेश्चन आए थे, वो बिल्कुल 12th लेवल के बेस पे थे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसका आंसर आप इजीली कर पाओ। फिजिक्स में भी कुछ क्वेश्चन 10th के, कुछ क्वेश्चन 12th लेवल के थे। केमिस्ट्री में लगभग 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे वो 12th लेवल थे। अब आप चीजों को यदि लाइटली ऊपर ऊपर से पढ़ के जाओगे तो आप स्कोर तो कर जाओगे, और जहां आप लोगों को 60 मार्क्स में से, ठीक है, 60 मार्क्स में से जहां आप लोगों को 50 मार्क्स चाहिए लगभग, वहां आपके इसमें रह जाएंगे 30 या 35 मार्क्स। और जहां आपके ये मार्क्स डाउन हो रहे हैं, 15 से 20 नंबर जैसे ही आपके डाउन जा रहे हैं, वहीं आप रेस की दौड़ से धीरे धीरे बाहर होते जाओगे। तो इन चीजों का दोस्तों बहुत ध्यान रखिएगा। चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, इतने अच्छे से समझना है कि कोई क्वेश्चन यदि घुमा के भी आ जाए तो वो भी आप लोग आसानी से कर पाओ। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो भी साथी एक बार चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। लास्ट ईयर बहुत अच्छा क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा गया था। वो मैं आप लोगों को जब करवाऊंगा, चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे या फिर उससे पहले भी मैं आप लोगों को एक बार बता दूंगा। काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, 12th लेवल से क्वेश्चन था और बहुत अच्छे से चीजों को पढ़ना है। हम आज से जो भी चैप्टर पढ़ेंगे वो बिल्कुल एकदम बहुत डीपली पढ़ेंगे। देखिए, चीजों को समझना तो आपको पड़ेगा ही, क्योंकि चीजें जितना आप अच्छे से समझ पाओगे उतना ही अच्छा आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे। तो जो भी साथी चैनल पर नए, एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिलते रहे। तो
आज के चैप्टर की शुरुआत करते हैं दोस्तों। उसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र देखिए, ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर, मानव कार्य के अंदर आप लोगों को पाचन तंत्र, ठीक है, उत्सर्जन तंत्र और रक्त परिसंचरण तंत्र और श्वसन, इसमें ही जनन तंत्र आ जाता है। लेकिन जनन तंत्र आपके सिलेबस में एक अलग से मेंशन किया हुआ है। जनन तंत्र आपके सिलेबस में अलग से मेंशन किया हुआ है। तो ये सारे जो तंत्र हैं ये आप लोगों को पढ़ने हैं। श्वसन तंत्र से क्वेश्चन बहुत अच्छा आया था, रक्त परिसंचरण से भी आया है। उत्सर्जन तंत्र से अभी तक लास्ट ईयर तो क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन उत्सर्जन तंत्र से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है। तो पाचन तंत्र से तो क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर आप लोगों को देखने को मिल ही जाएगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से करनी है। बाकी हम पाचन तंत्र के बारे में काफी सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मेंस के अकॉर्डिंग चीजें हम डिस्कस कर लेंगे। अभी आने वाले वीडियोस के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि पाचन तंत्र भी हमको किस तरीके से पढ़ना है। जो जो चीजें हमारी छूट चुकी होंगी उन चीजों को हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये चैप्टर हमारे लिए बिल्कुल एकदम नया है। तो देखिए, श्वसन है क्या। पहली बात तो सबसे पहले मैं आप लोगों को 2-3 पॉइंट्स लिखवा देता हूं, तो आप लोगों को जिसके बाद हम बात कर लेंगे कि श्वसन क्या है। तो देखिए, मानव में हम श्वसन करते हैं। श्वसन क्या है? जो हम श्वास ले रहे हैं, ठीक है, इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इनहेल कर रहे हैं। इनहेल मतलब श्वास अंदर लेना, ठीक है, और श्वास के रूप में क्या लेंगे हम? वातावरण से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। अब देखिए दोस्तों, हम जब नाक से श्वास लेते हैं तब वायुमंडल में तो अनेक सारी गैसेस हैं। वायुमंडल में अनेक सारी गैसेस हैं, लेकिन हम लेते ऐसे तो है नहीं कि हमने वायुमंडल में बहुत सारी गैसेस हैं कहीं से पकड़ के कि आजा ऑक्सीजन, आजा नाइट्रोजन, ऐसा तो करते नहीं है। हम तो जो भी गैस होती है उसको क्या कर लेते हैं? अंदर ले लेते हैं। हमने कभी ऐसा थोड़ा ना किया है कि ऑक्सीजन लेनी है तो ऑक्सीजन को पकड़ के और खींच लिया और फिर ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इतना इसके अंदर कंप्यूटराइज सिस्टम एक तरीके से, जहां कुपिकाएं होती हैं, कुपिकाओं के अंदर लेयर होती है, ठीक है, उसमें इतना भगवान ने इतना अच्छा सिस्टम बना के क्रिएट करके दिया है कि आपके जब फिल्टर होगा तो फिल्टर होगी तब सिर्फ ओनली ऑक्सीजन गैस की ही फिल्टर होगी। ऑक्सीजन और CO2, ऑक्सीजन जाएगी अंदर और CO2 वापस बाहर, बाकी सारी गैसेस बाहर निकल रही हैं। इतना अच्छा सिस्टम भगवान ने क्रिएट करके दिया है। तो देखिए, मानव में जो श्वसन है, ठीक है, मानव में, ठीक है, श्वसन दर ये होती है 12 से 16 संवातन पर मिनट, ठीक है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि 12 से 16 संवातन क्या होती है? पर मिनट हमारी श्वसन दर होती है। नंबर 2, हमारे जो फेफड़े होते हैं, तो फेफड़ों के अंदर फुफ्फुसीय जो आयतन है, फुफ्फुसीय जो आयतन है उसको स्पायरोमीटर के माध्यम से क्या किया जाता है? मापा जाता है, ठीक है। फुफ्फुसीय आयतन का मापन स्पायरोमीटर द्वारा किया जाता है। ये दोनों पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं। इसके बाद ही हम चैप्टर की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। ये मैंने आप लोगों को इसलिए बताया ताकि ये छोटा सा बेसिक क्वेश्चन क्या पता एग्जाम में कहीं से पूछ लिया जाए, तो चीज़ों को ध्यान रखना है। ये 12 से 16 संवातन जो दर मिनट है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। जब हम ज्वारीय आयतन और काफ़ी सारे आयतन के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए यूज लूंगा, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। फुफ्फुसीय आयतन का मापन स्पायरोमीटर द्वारा किया जाता है, इसका भी ध्यान रखिएगा, क्या पता एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अब देखिए, ये दोनों पॉइंट्स इसलिए लिखवाए ताकि आप लोगों को स्टार्टिंग में चीजें ध्यान रहे। अब श्वसन जब हम पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को दो चीजें पता होनी चाहिए। देखिए, एक तो होती है ब्रीथिंग, क्या होती है? ब्रीथिंग। और एक होती है रेस्पिरेशन। ये दोनों चीजें अलग अलग है। इसको बोलते हैं श्वासन, इसको बोलते हैं श्वसन।
देखिए, मैं जब भी आप लोगों के साथ चैप्टर डिस्कस करता हूं तब मैं आप लोगों को चैप्टर का मीनिंग समझाने की कोशिश करता हूं कि श्वसन है क्या। सांस को अंदर और बाहर लेना ये श्वसन नहीं है। आपने ठीक है, आपने क्या किया, इनहेल किया और एक्सहेल किया, श्वास अंदर ली और श्वास बाहर निकाल दी, ये श्वसन नहीं है, ये तो श्वासन है। ब्रीदिंग कर रहे हो आप, श्वसन अलग चीज है। श्वसन के अंदर आप लोगों को ऊर्जा प्रदान होती है। क्या प्रदान होती है? ऊर्जा प्रदान होती है। इसमें ब्रीदिंग के अंदर आप लोगों को ऊर्जा नहीं मिलती है, श्वसन में आप लोगों को क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। ब्रीदिंग में ऊर्जा नहीं मिलती है। ब्रीदिंग के अंदर सिर्फ आप ओनली श्वास अंदर ले रहे हो और बाहर छोड़ रहे हो, जबकि रेस्पिरेशन के अंदर आप आपकी प्रत्येक सेल किसका निर्माण कर रही है? ऊर्जा का निर्माण कर रही है। किसका निर्माण कर रही है? ऊर्जा का निर्माण कर रही है। अब देखिए श्वसन, श्वासन, ठीक है, इसमें ऊर्जा निर्माण नहीं होता, इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। इसमें जो आपके इसमें नाक, लंग्स, ठीक है, श्वसन नलिका, श्वसन नलिका भाग लेते हैं, लेकिन इसके अंदर रेस्पिरेशन में इसमें प्रत्येक सेल में ऊर्जा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। लगभग 2 एटीपी के समथिंग ग्लूकोज से 30 से 38 एटीपी की समथिंग ऊर्जा बनती है, वो वायवीय श्वसन के अंदर बनती है, और एवाईवी के अंदर 2 एटीपी की समथिंग ऊर्जा बनती है। हम आगे डिस्कस कर लेंगे जब हम श्वसन के प्रकार पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि ब्रीदिंग और श्वसन दोनों अलग अलग चीजें हैं। श्वास लेना और छोड़ना ये श्वसन नहीं है। जब आपने श्वास ली, श्वास लेने के बाद आपकी ऑक्सीजन नाक के माध्यम से आपके फेफड़ों में जाएगी, फेफड़ों में से आपकी कोशिकाओं में जाएगी, कोशिकाओं से ब्लड विसरण के माध्यम से, ठीक है, किसके माध्यम से? विसरण के माध्यम से ऑक्सीजन गैस आपके ब्लड के अंदर जाएगी, और ब्लड से जो CO2 है वो आपके कहां पे आएगी? वापस कोशिका में आएगी, और वापस आप जब उसको एक्सहेल करोगे तो वो वापस बाहर निकल जाएगी। और ये तो हुई सिर्फ ब्रीदिंग, इसमें तो सिर्फ आपने क्या किया? ब्रीदिंग किया। लेकिन उस ऑक्सीजन का प्रत्येक सेल के पास जाना और वहां से ग्लूकोज के अणुओं का टूटना, और फिर ग्लूकोज के अणुओं का टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, साथ ही ऊर्जा का बनना, यही क्या है? रेस्पिरेशन है। और यही क्या है? श्वसन है। तो अब देखिए श्वसन के बारे में और बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें श्वसन के बारे में पढ़ना है, ब्रीदिंग के बारे में हमें जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो देखिए श्वसन क्या है? श्वसन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे यही है कि श्वसन क्या है? श्वसन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? भौतिक रासायनिक प्रक्रिया। श्वसन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटकर क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा का निर्माण कर रहा है। C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, इसकी उपस्थिति में क्या हो रहा है? आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, प्लस जल बन रहा है, प्लस एटीपी के रूप में क्या बन रही है? ऊर्जा बन रही है। क्या बन रही है? ऊर्जा बन रही है। दूसरा, श्वसन में कार्बनिक अणु, वही बात मैं इस लाइन को वापस बोलता हूं कि श्वसन में कार्बनिक अणु टूटकर किसका निर्माण कर रहे हैं? ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं। कार्बनिक अणु कौन हो गया? ग्लूकोज। ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटकर किसका निर्माण कर रहे हैं?
ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं, और यही क्या है, श्वसन है। तो ये दोनों चीजें आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है कि श्वसन क्या है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि श्वसन कितने प्रकार के हैं। श्वसन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वायवीय श्वसन, एक होता है अवायवीय श्वसन। तो श्वसन के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे कि श्वसन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार। नंबर एक होता है वायवीय श्वसन, नंबर दो है अवायवीय श्वसन। अब देखिए वायवीय है इसका मतलब वायु है, अवायवीय जिसमें वायु नहीं है। जैसे हिंदी के अंदर यदि मैं बात करूं तो ए लगने से उसका मतलब मीनिंग ना हो जाता है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। वायवीय इसका मतलब वायु की उपस्थिति में, अवायवीय इसका मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंट में, अवायवीय। अब देखिए वायवीय श्वसन यदि है, ठीक है, श्वसन दो प्रकार के, ठीक है, यहां लिख लीजिएगा, श्वसन के प्रकार वायवीय और अवायवीय। इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, इसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होगी। देखिए इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि यही चीज अब आप लोगों का बेस निर्धारित कर देगी आगे की आप किस तरीके से चीजों को समझ पाएंगे। तो इस चीज को बहुत आसानी से और अच्छे से समझ लीजिएगा। वायवीय इसका मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अवायवीय इसका मतलब ऑक्सीजन एब्सेंट है। देखिए यदि मैं वायवीय की बात करूं तो वायवीय में क्या होगा कि आप जो भी, ठीक है, जो भी क्या होगा, जो भी प्रोसेस होगा वो कोशिका के कोशिका द्रव्य प्लस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, तो वायवीय जो श्वसन होता है, ठीक है, वायवीय जो श्वसन है यह कोशिका के कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें होता है, कोशिका के कोशिका द्रव्य प्लस माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया की यदि मैं आप लोगों को हिंदी बताऊं तो इसकी हिंदी होती है सूत्रकणिका। ध्यान रखिएगा, सूत्रकणिका। तो कई बार माइटोकॉन्ड्रिया की जगह यदि वहां पे सूत्रकणिका लिखा हुआ आ जाए तो घबराना नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया की हिंदी होती है सूत्रकणिका। यह कोशिका के कोशिका द्रव्य में होता है। किसमें होता है, यह कोशिका के कोशिका द्रव्य में होता है। ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, यह कोशिका के कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और यह कोशिका के कोशिका द्रव्य में होता है। दोनों चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। दो ही पॉइंट आप लोगों को वायवीय और अवायवीय में ध्यान रखने हैं। बाकी हम और भी सारी चीजें जो इनमें डिफरेंसेस हैं वो आप लोग जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली डिफरेंस करते जाएंगे। अब देखिए ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ज्यादा ऊर्जा बनेगी, ऑक्सीजन एब्सेंट है कम ऊर्जा बनेगी। इसके अंदर लगभग 30 से 38 एटीपी की समथिंग ऊर्जा बनती है, और इसमें 2 एटीपी की समथिंग ऊर्जा बनती है एक ग्लूकोज के अणु से, और इसमें लगभग 30 और 38 एटीपी की समथिंग क्या बनती है, ऊर्जा बनती है, और इसमें 2 एटीपी ऊर्जा बनती है। तो देखिए ऊर्जा किसके अंदर ज्यादा बन रही है, इसके अंदर ज्यादा बन रही है, इसके अंदर ऊर्जा कम बन रही है। अब डिफरेंस आप लोगों का सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं, तो आप लोगों को इनमें डिफरेंस लिखना है, आप लोगों को चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें तो ध्यान रखनी है कि अभी कुछ क्वेश्चन पूछ ले जाए कि वायवीय श्वसन संपन्न होता है तो कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में संपन्न होता है, और यह ओनली कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखिएगा, देखिए जब ग्लूकोज होता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति, ठीक है, और कोशिका द्रव्य में, ठीक है, जब कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में विखंडन होता है, जब टूटता है तो पायरुवेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, पायरुवेट।
पायरुवेट, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग एक चीज नोटिस कीजिएगा, और पायरुवेट का जो सूत्र होगा वो होगा CH3COCOOH, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन के कितने अणु है, कितने अणु है, 6 अणु। कार्बन कितने, 6। कार्बन के कितने अणु हुए, 6। तो यहाँ पे कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन हो गए। और यहाँ पे यदि आप कार्बन की बात करेंगे 1 2 और 3, 6 कार्बन श्रृंखला जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोशिका द्रव्य के अंदर 3 कार्बन अणुओं में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। कितने अणुओं में, 3 कार्बन अणुओं में। यहाँ पे कार्बन के कितने अणु हुए, 3 कार्बन। ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है आप लोगों को कि 6 कार्बन श्रृंखला 3 कार्बन श्रृंखला के अंदर क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है पायरुवेट के अंदर। आज समझ में आई। तो कोशिका द्रव्य के अंदर इसी प्रोसेस को, जिसके अंदर 6 कार्बन श्रृंखला 3 कार्बन श्रृंखला में परिवर्तित हो जाए, इसी प्रोसेस को बोला जाता है ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोला जाता है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस बोला जाता है, ईएमपी पथ, ठीक है। जिसको 3 वैज्ञानिक थे, एमडेन, मेरोफ और पेरेस। तो ये 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस ग्लाइकोलाइसिस पथ को बताया, ईएमपी पथ के नाम से इसलिए ही इसे जाना जाता है। तो ग्लाइकोलाइसिस है क्या, ग्लाइकोलाइसिस के बारे में भी एक बार जान लीजिए कि ग्लाइकोलाइसिस क्या है। देखिए शॉर्ट में मैं आप लोगों को यदि समझाने की कोशिश करूं, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको मतलब होता है ग्लूकोज, ठीक है, शुगर, और लाइसिस मतलब टूटना, लाइसिस मतलब टूटना, शुगर का टूटना ग्लाइकोलाइसिस है। क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है, देखिए सभी सजीवों के अंदर, जितने भी सजीव हैं उनके अंदर ग्लूकोज, जितने भी सजीव हैं उनके अंदर क्या हो रहा है, ग्लूकोज टूट रहा है, ठीक है। ग्लूकोज का क्या हो रहा है, खंडन हो रहा है। और ग्लाइकोलाइसिस खुद अवायवीय है। इसके अंदर जैसे ये प्रोसेस है, इसके अंदर कहीं आपको ग्लाइकोलाइसिस के अंदर आपको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरा, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। सभी सजीवों के अंदर कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलाइसिस संपन्न होता है। और वायवीय और अवायवीय शोषण के पहले का पहला पद ही क्या है, ग्लाइकोलाइसिस है। जब हम थोड़ा सा आगे की ओर डिस्कस करेंगे तब आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा कि वायवीय और अवायवीय शोषण का जो पहला पद है वो क्या है, ग्लाइकोलाइसिस है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि मैं यहां पे लिख देता हूं, यह है स्वयं अवायवीय है, यह क्या है, स्वयं अवायवीय है, यह सभी सजीवों में कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। और क्या है, स्वयं अवायवीय है, सभी सजीवों में कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। और सभी सजीवों में कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। और ये वायवीय और अवायवीय का क्या है, पहला पद है। यह है ईएमपी पथ भी इसे कहा जाता है। ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। वायवीय और अवायवीय श्वसन का पहला पद पूछ ले जाए क्या है, ग्लाइकोलाइसिस है। पायरुवेट में चेंज हो रहा है, 6 कार्बन श्रृंखला 3 कार्बन श्रृंखला में चेंज हो रही है, ठीक है, जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोशिका द्रव्य में किसमें परिवर्तित हो रहा है, पायरुवेट के अंदर परिवर्तित हो रहा है। यही क्या है, ग्लाइकोलाइसिस है। तो ग्लाइकोलाइसिस पद, ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी मुझे लगता है। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए एक जो डायग्राम है वो अच्छे से समझ लीजिएगा। 10th क्लास के अंदर आप लोग जब 10th की एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से ये डायग्राम बना हुआ है कि C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे पायरुवेट का निर्माण हो रहा है और पायरुवेट है CH3CO COOH,
ठीक है। पायरुवेट, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, ग्लाइकोलाइसिस। इसके आगे देखिएगा, पायरुवेट तो बन ही गया, ठीक है। यीस्ट कोशिका के अंदर देखिए, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कुछ जीव ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपना ऊर्जा बनाते हैं, कुछ जीव है जो ऑक्सीजन की एब्सेंट में क्या करते हैं, ऊर्जा बनाते हैं। यीस्ट के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, क्या होती है, एब्सेंट यीस्ट में। देखिए जितने भी सजीव है, ठीक है, क्या है, सजीव, यीस्ट कवक होती है। अब जितने भी जीव हैं उनमें या तो ऑक्सीजन प्रेजेंस की उपस्थिति में ऊर्जा बनेगी या एब्सेंट में ऊर्जा बनेगी, लेकिन पायरुवेट तो बनेगा ही बनेगा। ग्लूकोज किसमें टूट रहा है, पायरुवेट के अंदर टूट रहा है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। यदि ऑक्सीजन एब्सेंट है तो किसका निर्माण होगा, एथेनॉल का, ठीक है, C2H5OH प्लस ऊर्जा, ठीक है, C2H5 प्लस OH प्लस ऊर्जा और प्लस CO2। कंकाल पेशियों के अंदर, वो सॉरी पेशियों में ऑक्सीजन क्या होगी, एब्सेंट होगी पेशियों में, और लैक्टिक अम्ल बनेगा। कौन सा अम्ल बनेगा, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। और ऑक्सीजन यदि प्रेजेंट है तो क्या बनेगी, CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा, ठीक है। लैक्टिक अम्ल का सूत्र मैं आप लोगों को लिखवा देता हूं कि लैक्टिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, CH3CHOH COOH लैक्टिक अम्ल का सूत्र है, याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यही क्वेश्चन जो पायरुवेट से और लैक्टिक अम्ल बना था, ठीक है, इसमें क्या प्रोसेस हुई थी, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था जो लास्ट ईयर एग्जाम में आया था। हम जब आगे की ओर डिस्कस करेंगे तब मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बताऊंगा, लेकिन आप एक बार पेपर जरूर उठा के देखिएगा कि यही क्वेश्चन था जो लैक्टिक अम्ल बना था। तो लैक्टिक अम्ल का सूत्र भी मैंने आप लोगों को लिखवा दिया है, तो इस चीज को थोड़ा अच्छे से जाके एक बार चेक कीजिएगा। देखिए यदि ग्लूकोज है ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का निर्माण कर रहा है, ठीक है। पायरुवेट के बाद यदि मैं देखूं, यदि ऑक्सीजन एब्सेंट है तो किसका निर्माण होगा, एथेनॉल का निर्माण होगा, C2H5OH प्लस CO2 प्लस ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा को हटा दीजिए, प्लस CO2 बनेगी। और यदि ऑक्सीजन एब्सेंट है पेशियों के अंदर तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा। देखिए जब हम बहुत ज्यादा भागते हैं, ठीक है, जब हम बहुत ज्यादा दौड़ते हैं तो हमारे अंदर ऑक्सीजन की क्या होती जाती है, कमी होती जाती है, और कमी होती है तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। और लैक्टिक अम्ल का हमारी जब पेशियों में निर्माण होता है तो उसी के लैक्टिक अम्ल के निर्माण की वजह से हमारी पेशियों में संकुचन होता है और फिर हमें दर्द का एहसास होता है, इसी की वजह से, ठीक है। लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, यदि ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा बनेगी, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो ये चीजें हैं जो आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। इसके बाद कुछ चीजें हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस चीज को हम आगे और भी डिस्कस करेंगे, ये भी चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है और बहुत आप लोगों को मजा आने वाला है। लेकिन देखिए जब हम शोषण कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा बैक जाने की कोशिश करूंगा। जब हम शोषण कर रहे हैं तब हमारे अंदर ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, किसका निर्माण हो रहा है, ऊर्जा का। अब ऊर्जा तो बन रही है, ठीक है, लेकिन ऊर्जा बनती किससे, ग्लूकोज से। अब ग्लूकोज में भी तीन चीजें देखो, ऊर्जा तो ऊर्जा के लिए हम कुछ खाते हैं, तो मैं थोड़ा सा पाचन की ओर जाने की कोशिश करूंगा, उसको रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो हम ऊर्जा के लिए क्या क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, वसा, प्रोटीन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, तो ये सारी चीजें और जितने भी कार्बनिक अम्ल है वो सब चीजें हम ऊर्जा के लिए लेते हैं। अब सबसे पहले ऊर्जा किससे बनती है, कार्बोहाइड्रेट से। सबसे पहले ऊर्जा इसी से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से सबसे पहले ऊर्जा मिलती है, लेकिन सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है, वसा से।
ये क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में, सबसे अधिक ऊर्जा वसा से मिलती है। प्रोटीन से आप लोगों को कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, लेकिन कंडीशन है, प्रोटीन से ऊर्जा नहीं मिलती है, लेकिन कंडीशन है जब हमारे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी खत्म हो जाए और वसा भी खत्म हो जाए, तो हमें किसके माध्यम से ऊर्जा मिलना स्टार्ट हो जाएगी? प्रोटीन के माध्यम से ऊर्जा मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अब कार्बोहाइड्रेट और वसा, इन दोनों में से सबसे पहले ऊर्जा किससे मिल रही है हमें? कार्बोहाइड्रेट से मिल रही है, क्योंकि सबसे जल्दी अपचयित हो जाता है, और सबसे ज्यादा अपचयित कौन होता है? वसा अपचयित होती है, इसलिए सबसे अधिक ऊर्जा इससे मिलती है। जितना ज्यादा अपचयन होगा उतनी ज्यादा ऊर्जा मिलेगी, और सबसे जल्दी कौन होता है? ये होता है, इसलिए सबसे जल्दी ऊर्जा इससे मिल जाती है, कार्बोहाइड्रेट से। तो ये भी पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं कि सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है और सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है। दोनों पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं। प्रोटीन के माध्यम से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है, लेकिन कंडीशन है यदि दोनों दोनों चीज बॉडी के अंदर खत्म हो जाएगी तो हमें इसके माध्यम से ऊर्जा मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ये सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अब देखिए, जब पायरुवेट होता है, ये जब कोशिका द्रव्य में जाता है, किसमें जाता है? कोशिका द्रव्य में, तब ये किण्वन की प्रोसेस को दर्शाता है। यदि पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, ठीक है, कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें वायवीय श्वसन है, तो वो लिंक रिएक्शन को दर्शाता है। ये सारी चीजें हैं, किण्वन वाला प्रोसेस ध्यान रखिएगा, लिंक रिएक्शन आप लोगों को इतना ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन किण्वन को दर्शाता है। और तो यीस्ट में और पेशियों में जो प्रोसेस हो रही है वो किण्वनी है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में काफी सारी चीजें हैं जो बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्या क्वेश्चन एग्जाम में आया था वो भी मैं आप लोगों के साथ जरूर डिस्कस करूंगा कि ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आया था और अब इसका आंसर क्या होगा वो भी आप लोगों को देना है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। कल की क्लास में और भी सारी चीजें हैं, जो बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को देखने को मिलेंगी, और काफी सारी चीजें इंटरेस्टिंग है जो आप लोगों को जानने को मिलेगी। तो कल की क्लास जब नेक्स्ट क्लास होगी उसको भी आप देखना मत भूलिएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये आप कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और हमें इस तरीके से ही पढ़ना चाहिए या फिर हमें कुछ अलग भी कुछ ऐड करना चाहिए, या फिर जितना हम पढ़ रहे हैं उतना सफिशियंट है, ये चीज भी आप लोग मुझे बताइएगा। और इसी तरीके से हम मेंस की तैयारी करते रहेंगे। मेंस की तैयारी में आप लोगों को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक चैप्टर आप पढ़िएगा, फिर उसके क्वेश्चन लगाइएगा, कहीं भी आप लोगों को एक भी सिंगल चीज आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि आपको समझ में नहीं आई है, और इसी तरीके से हम आगे पढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों, ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा के साथ और नए कंटेंट के साथ मैं आप लोगों के साथ जरूर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।